नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन हिंदी पर। यहाँ हम सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों को आसान हिंदी भाषा में समझाते हैं ताकि आप इन्हें आसानी से समझ सकें और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से हमेशा अपडेट रह सकें। जुड़े हमारे साथ और हर दिन नए फैसलों की जानकारी पाएं। धन्यवाद। क्या आप किसी कानूनी समस्या से जूझ रहे हैं? आपकी कानूनी जरूरतों को समझना और सही समाधान प्रदान करना हमारा लक्ष्य है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 7568890985। कृपया ध्यान दें, इस नंबर पर कॉल न करें, केवल व्हाट्सएप संदेश भेजें। हम आपकी हर संभव मदद करेंगे और आपके कानूनी मामलों का समाधान दिलाने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो देरी न करें, आज ही संपर्क करें। धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि यदि किसी ने आपको पावर ऑफ अटॉर्नी (POA) दी है तो क्या आप उसके मरने के बाद भी संपत्ति बेच सकते हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो बहुत से लोगों को भ्रमित कर सकता है और इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने इस अहम फैसले में दिया है। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे MS अनंतमूर्ति अनर बनाम J मंजुला ORS केस पर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पावर ऑफ अटॉर्नी से जुड़ा एक बहुत बड़ा निर्णय दिया है। यह फैसला सिर्फ इस मामले तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य में बहुत सारे प्रॉपर्टी विवादों को हल करने में मदद कर सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरे केस को विस्तार से समझेंगे। एक केस के संक्षिप्त तथ्य, शॉर्ट फैक्ट्स ऑफ द केस। यह विवाद बेंगलुरु के चंचघट्टा गांव में स्थित साइट नंबर 10 से जुड़ा हुआ है। मुनियप्पा, जो इस संपत्ति के मूल मालिक थे, उन्होंने सरस्वती को 4 अप्रैल 1986 को एक अपरिवर्तनीय पावर ऑफ अटॉर्नी (इरेवोकेबल POA) और एक अनरजिस्टर्ड सेल एग्रीमेंट देकर संपत्ति बेचने की अनुमति दी थी। बाद में सरस्वती ने 1 अप्रैल 1998 को अपने बेटे मनोहर के नाम पर रजिस्टर्ड सेल डीड कर दी। लेकिन दिक्कत ये थी कि मुनियप्पा की मृत्यु 30 जनवरी 1997 को हो चुकी थी। इस बीच मुनियप्पा के कानूनी उत्तराधिकारियों ने 2003 में इस संपत्ति को S श्रीनिवासुलु को बेच दिया और फिर श्रीनिवासुलु ने 2003 में C रूपावती को इसे आगे बेच दिया। 2004 में रूपावती ने यह संपत्ति अपनी बेटी J मंजुला को गिफ्ट कर दी। 2007 में मंजुला ने देखा कि अनंतमूर्ति और मनोहर उनकी संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने स्थायी निषेधाज्ञा (परमानेंट इंजंक्शन) के लिए मुकदमा दायर किया। अब सवाल ये था कि क्या POA के आधार पर हुआ 1998 का बिक्री अनुबंध वैध था? लागू धाराएं और कानून, चार्जेस, लीगल प्रोविजंस अप्लाइड। इस केस में कई महत्वपूर्ण कानून लागू हुए। भारतीय संविदा अधिनियम 1872, धारा 201 एजेंसी (POA) स्वामी की मृत्यु पर समाप्त हो जाती है। धारा 202, यदि एजेंसी किसी हित से जुड़ी हो तो वह अपरिवर्तनीय हो सकती है। स्थानांतरण अधिनियम 1882, धारा 54, अचल संपत्ति की बिक्री से संबंधित प्रावधान। धारा 40, बिक्री समझौता लागू होने की स्थिति। पंजीकरण अधिनियम 1908, धारा 17, कुछ दस्तावेजों का पंजीकरण अनिवार्य है। धारा 49, यदि दस्तावेज पंजीकृत नहीं है तो उसका क्या प्रभाव होगा। सीमा अधिनियम 1963, अनुच्छेद 58, संपत्ति विवाद को चुनौती देने की 3 साल की सीमा। अनुच्छेद 65, कब्जे का दावा करने के लिए 12 साल की सीमा। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुख्य मुद्दे, मेन इश्यूज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। क्या POA को अनुच्छेद 202 के तहत अपरिवर्तनीय माना जा सकता है?
क्या मालिक की मृत्यु के बाद पीओए के तहत संपत्ति बेची जा सकती है? क्या जे मंजुला की संपत्ति पर वैध स्वामित्व था? निचली अदालतों के फैसले, प्रोसीडिंग्स इन लोअर कोर्ट्स अदर जजमेंट्स रेफर्ड। 2014 ट्रायल कोर्ट मंजुला को वैध मालिक करार दिया। 2019 कर्नाटक हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। 2025 सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले की पुष्टि की। अब इस केस के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्या फैसला सुनाया और इसके पीछे तर्क क्या था? क्या मालिक की मृत्यु के बाद पीओए धारक की बिक्री वैध थी? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि कोई पावर ऑफ अटॉर्नी पीओए किसी हित से जुड़ा नहीं है तो स्वामी की मृत्यु के साथ ही वह समाप्त हो जाता है। इस केस में मुनियप्पा मूल मालिक की मृत्यु 30 जनवरी 1997 को हुई, लेकिन ए सरस्वती पीओए धारक ने 1 अप्रैल 1998 को अपने बेटे के नाम पर बिक्री की। कानूनी रूप से स्वामी की मृत्यु के बाद पीओए से कोई भी लेन देन स्वतः अमान्य हो जाता है। कानूनी प्रावधान। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 201 जब तक पीओए किसी हित इंटरेस्ट से जुड़ा न हो, स्वामी की मृत्यु होते ही वह समाप्त हो जाता है। निष्कर्ष, चूंकि यह पीओए किसी हित से नहीं जुड़ा था, यह स्वामी की मृत्यु के बाद अस्तित्व में ही नहीं था, जिससे बिक्री अमान्य हो गई। क्या धारा 202 के तहत पीओए अपरिवर्तनीय इरिवोकेबल था? पीओए को इरिवोकेबल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि यह किसी हित से जुड़ा हो। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि पीओए और बिक्री समझौते को साथ जोड़ने से यह स्वचालित रूप से अपरिवर्तनीय नहीं हो जाता। अदालत ने कहा, यदि कोई व्यक्ति पीओए देता है और साथ ही बिक्री समझौता करता है तो यह अपने आप किसी हित से नहीं जुड़ जाता। इसमें यह स्पष्ट उल्लेख नहीं था कि पीओए धारक को किसी आर्थिक या कानूनी सुरक्षा के लिए दिया गया था। निष्कर्ष, यह पीओए सिर्फ एक एजेंसी थी, स्वामित्व अधिकार नहीं देती थी और स्वामी की मृत्यु के बाद समाप्त हो गई। क्या जे मंजुला की संपत्ति पर स्वामित्व वैध था? सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जे मंजुला की संपत्ति का स्वामित्व पूरी तरह से वैध था, क्योंकि 2003 और 2004 में की गई बिक्री और गिफ्ट ट्रांसफर पूरी तरह रजिस्टर्ड थे। सभी बिक्री और गिफ्ट ट्रांसफर प्रॉपर्टी कानून के अनुसार सही थे। अनंतमूर्ति और मनोहर का दावा समय सीमा से बाहर था, इसलिए कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। महत्वपूर्ण बात, किसी भी संपत्ति विवाद को समय सीमा लिमिटेशन पीरियड के भीतर चुनौती देना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, पीओए के तहत स्वामी की मृत्यु के बाद किया गया बिक्री अनुबंध अमान्य इनवैलिड था। पीओए धारक ने संपत्ति बेचने का अधिकार खो दिया था। जे मंजुला कानूनी रूप से संपत्ति की वैध स्वामिनी थीं। अपील खारिज कर दी गई और ट्रायल कोर्ट व हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया। इस फैसले से क्या सीखा जा सकता है? की टेक अवेज। महत्वपूर्ण बातें। मालिक की मृत्यु के बाद पीओए से कोई संपत्ति बेचना अवैध होगा। पीओए तभी मान्य रहेगा जब वह किसी हित इंटरेस्ट से जुड़ा हो। संपत्ति विवाद को समय सीमा के भीतर ही चुनौती देनी होगी। सिर्फ पीओए और बिक्री समझौते को जोड़ने से स्वामित्व नहीं मिलता। कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? यदि कोई मृत व्यक्ति के पीओए से बेची गई संपत्ति का दावा कर रहा हो तो इस फैसले को प्रस्तुत किया जा सकता है। फर्जी संपत्ति विवादों में यह निर्णय एक मिसाल बन सकता है। अब इस केस के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं। दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें कैसे रखीं और सुप्रीम कोर्ट ने उन पर क्या विचार किया। आइए जानते हैं। अपीलकर्ताओं अनंतमूर्ति मनोहर की दलीलें। अपीलकर्ताओं ने कोर्ट में कहा,
पीओए अपरिवर्तनीय इरिवोकेबल था और संविदा अधिनियम की धारा 202 के तहत इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। पीओए और बिक्री समझौते को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए ताकि यह साबित हो कि पीओए किसी हित इंटरेस्ट से जुड़ा था। 2003 और 2004 की बिक्री फर्जी थी क्योंकि यह उनके वैध स्वामित्व को नजरअंदाज करके की गई थी। सीमा अधिनियम लिमिटेशन एक्ट के तहत उनका दावा समय सीमा से बाहर नहीं था क्योंकि उन्हें बाद में पता चला कि संपत्ति का कई बार हस्तांतरण किया गया। उत्तरदात्री जे मंजुला की दलीलें। जे मंजुला की ओर से दिए गए तर्क। मुनियप्पा की मृत्यु के बाद पीओए स्वतः समाप्त हो गया था, इसलिए 1998 में हुई बिक्री अवैध थी। उनकी संपत्ति के स्वामित्व के सभी दस्तावेज पूरी तरह पंजीकृत, रजिस्टर्ड और कानूनी रूप से वैध थे। अपीलकर्ताओं ने 2019 तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की, जिससे उनकी याचिका समय सीमा के तहत खारिज होनी चाहिए। पीओए धारक के पास संपत्ति बेचने का कोई वैध अधिकार राइट नहीं था। निष्कर्ष, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तरदात्री की दलीलों को मजबूत माना और उन्हें ही मान्यता दी। इस फैसले से क्या सीखा जा सकता है? लेसन्स फ्रॉम द जजमेंट। अब जानते हैं कि यह फैसला भविष्य में किन कानूनी मामलों में मददगार साबित हो सकता है। एक मालिक की मृत्यु के बाद पीओए अमान्य होता है। अगर पीओए किसी हित इंटरेस्ट से नहीं जुड़ा है तो स्वामी की मृत्यु होते ही वह समाप्त हो जाता है। मृत व्यक्ति के पीओए से संपत्ति बेचना अवैध है। दो संपत्ति विवादों को समय सीमा के भीतर चुनौती दें। सीमा अधिनियम लिमिटेशन एक्ट के तहत किसी संपत्ति विवाद को समय पर चुनौती नहीं दी गई तो कोर्ट केस खारिज कर सकता है। इस मामले में अपीलकर्ता 2019 में अदालत पहुंचे, जबकि विवाद 2007 से चल रहा था। 3 पीओए और बिक्री समझौता स्वामित्व नहीं देता। सिर्फ इसलिए कि किसी के पास पीओए और बिक्री समझौता सेल अग्रीमेंट है, इसका मतलब यह नहीं कि वह मालिक बन गया। संपत्ति का हस्तांतरण तभी वैध होगा जब बिक्री रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से हो। 4 सुप्रीम कोर्ट के फैसले भविष्य में कैसे मदद करेंगे? यदि किसी संपत्ति पर किसी मृत व्यक्ति के पीओए से दावा किया जा रहा है तो इसे इस निर्णय के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। अगर किसी ने किसी फर्जी पीओए के आधार पर संपत्ति खरीद ली है तो यह फैसला उनकी मदद कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति सीमा अधिनियम के बाद संपत्ति विवाद उठाता है तो उसे इस फैसले के आधार पर खारिज किया जा सकता है। तो दोस्तों, यह था आज का महत्वपूर्ण फैसला। अगर आप प्रॉपर्टी कानून, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स या कानूनी मामलों में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपके पास इस फैसले से जुड़े कोई सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और आप भी रोजाना सुप्रीम कोर्ट के नए फैसलों से अपडेट रहना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।